रशियन रेवोल्यूशन 1917 की एक ऐसी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जिसने अपना असर पूरी दुनिया पे छोड़ा। रशियन रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें उस टाइम के रशिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें इसका बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। 19वीं सेंचुरी में तमाम जो यूरोप था वो सफ़र कर रहा था सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, यानी वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर रहा था। उस टाइम पे जो मोस्टली कंट्रीज़ थी लाइक फ्रांस, वो रिपब्लिक को फॉलो कर रहा था। इसी तरह जो इंग्लैंड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो कर रहा था। लेकिन रशिया वो अभी भी पुरानी दुनिया में रह रहा था, यानी रशिया वाज स्टिल रूल्ड बाय ज़ार्स। अब ये ज़ार्स कौन है? ये उस टाइम पे रशियन इम्पीरियल्स थे, यानी ये एक किस्म का ऑटोक्रेटिक रूल सिस्टम था। 1861 में सर्फडम को एबॉलिश कर दिया गया था। सर्फडम एक किस्म का फ्यूडल सिस्टम था जिसमें पीजेंट्स सर्व करते थे एलीट क्लास को, जिन्हें सर्फ कहा जाता था। लेकिन सर्फडम की एबॉलिशमेंट के बाद भी जो पीजेंट्स थी उनकी कंडीशन में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई, यानी अभी भी उनके पास लैंड और इकोनॉमी नहीं थी। लेटर हाफ 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन रशिया में स्टार्ट हो चुकी थी और ये काफ़ी फास्टली डेवलप भी हो रही थी। लेकिन जो मोस्टली इन्वेस्टर्स थे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, यानी इन्वेस्टमेंट जो थी वो फॉरेन कंट्रीज से आ रही थी। तो फॉरेन कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट में ही इंटरेस्ट था, यानी उन्हें वर्कर्स की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ पे रशियन कैपिटलिस्ट compete कर रहे थे उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी इनसफिशिएंट कैपिटल्स के साथ। इसी वजह से उन्होंने वर्कर्स की वेजेस को काफ़ी लो सेट किया था। कुल मिलाकर वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी। ज़ार निकोलस टू, यानी जिसके दौरे हुकूमत में रेवोल्यूशन आई थी, ये उस टाइम किंग था एंड ही आल्सो बिलीव इन डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, यानी वो भी किंग्स की डिवाइन राइट्स पे बिलीव रखता था। ज़ार को सिर्फ नोबल क्लर्जीज या अपर क्लास ही सपोर्ट करती थी। जो सिटीजन्स थे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब ये जो रशियन ज़ार्स थे, इन्होंने जो यानी एरियाज़ कैप्चर किए हुए थे, ये वहाँ पे जाके क्या करते थे कि अपनी रशियन लैंग्वेज को इम्पोज करते थे और उनके कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट ने बिल्कुल प्रोहिबिट की हुई थी और इन्होंने सीक्रेट पुलिस को अरेंज किया हुआ था। क्यों? ताकि वो लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। इसीलिए इन्होंने इंटरनल पासपोर्ट सिस्टम को भी राइज किया था। ये सारे उस वक्त के हालात थे। अब देखना ये है कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की ग्रो कैसे हुई, यानी जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी वो रशिया में कैसे ग्रो हुई। ऐसी कौन सी वजूहात थी जो रशिया को रेवोल्यूशन की तरफ लेके गई। 19th सेंचुरी से पहले जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी थे, यानी काफ़ी बगावत कर चुके थे, लेकिन वो सारी जो उन्होंने उनकी जो कोशिशें थी उनको सप्रेस्ड कर दिया गया था। मोस्टली रशियन थिंकर्स यूरोप की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्हीं की कोशिशों की वजह से सर्फडम एबॉलिश हुआ था। लेकिन सर्फडम की एबॉलिशमेंट कोई इतनी बड़ी उनके लिए सक्सेस नहीं थी, वो अभी और डेवलपमेंट चाहते थे। अब लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था गोइंग टू द पीपल। ये एक किस्म की लहर थी पॉपुलिज्म की, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स ने अपने आइडियाज़ को पीजेंट्स के साथ प्रीच करना स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो लिंक्ड थी सोशलिज्म के साथ। 1833 में एक पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनके लीडर थे जॉर्ज लिखानोव। यानी 1833 में ये पार्टी बनी थी। 1898 में ये पार्टी दूसरे सोशल ग्रुप्स के साथ मिलकर एक और पार्टी बनी थी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। लेकिन ये पार्टी जल्दी स्प्लिट हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी पॉलिसीज़ की वजह से। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स आते हैं, मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स। ये जो मेंशेविक्स था ये एक माइनॉरिटी ग्रुप था, यानी एक छोटा सा ग्रुप था। ये फेवर करता था जर्मनी और फ्रांस की पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेंट्स थे ये उनको फेवर करता था। इसके अपोजिंगली बोल्शेविक्स जो एक मेजॉरिटी ग्रुप था, उनका ये बिलीव था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है वहाँ पे एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करना इफ़ेक्टिव नहीं होगा।
यानी पार्लियामेंट्री लाइंस पर एक ऐसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना इफ़ेक्टिव नहीं है। बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने अपनी टीम को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था रेवोल्यूशन लाने के लिए। यहाँ पे एक तीसरी पार्टी भी थी, सोशलिस्ट। ये क्या करती थी, जो पीजेंट्स की डिमांड्स थी उनको रेज करती थी। 1905 जो रेवोल्यूशन के लिए पेशखेमा साबित हुआ था। 1904 और 5 में रशिया जो था इसे शिकस्त हुई थी जापान से। पहली दफ़ा हुआ था हिस्ट्री में कि कोई यूरोपियन कंट्री या यूरोपियन पावर किसी एशियन पावर से हार जाए। 9 जनवरी 1905 में एक मार्च हुआ था जिसको लीड कर रहे थे फादर गैपन प्रीस्ट। इस मार्च में वर्कर्स, उनकी वाइफ्स और उनके बच्चे भी साथ थे। और ये क्यों आए थे, एक किस्म की दरख्वास्त लेकर ज़ार निकोलस II के पास। ये विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो गार्ड्स थे, वहाँ के सोल्जर्स थे, उन्होंने इनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोग जो मारे गए, काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद रशिया की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, यानी रशिया एक किस्म का पैरालाइज हो गया था। इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई थी इस इंसिडेंट के बाद। इस सारी सिचुएशन में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था सोवियत। ये एक किस्म की काउंसिल थी एज ए रिप्रेजेंटेटर ऑफ वर्कर्स। स्टार्ट में ये स्ट्राइक्स वगैरह को कंडक्ट करने के लिए बनी थी, लेकिन जल्द ही ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी और इसका रेवोल्यूशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब अक्टूबर में ज़ार निकोलस ने एक कंसलेटरी मैनिफेस्टो इशू किया था जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड एसोसिएशन एंड लेजिस्लेटर फॉर मेकिंग लॉज उसने इशू किए थे। अब ये जो डूमा था, यानी लेजिस्लेटर फॉर मेकिंग लॉज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लॉज को बनाने के लिए बनाया गया था। जो अब यहाँ पे जो रशिया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, लाइक इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह। लेकिन जो ज़ार था वो जल्द ही दोबारा अपनी हरकतों पे वापस आ गया। डूमा जो थी वो एक पहली नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन थी। इट वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसकी वजह से रशिया में लीगल पॉलिटिकल पार्टीज़ का इमर्ज हुआ था, जिसमें सोशलिस्ट और लिबरल्स दोनों ऐड थे। ये जो 1905 की रेवोल्यूशन थी, ये एक किस्म की चिंगारी थी जिसने आग बनना था 1917 की रेवोल्यूशन में। 1917 की रेवोल्यूशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 भी अटैच थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 की मतलब जो कंट्रीब्यूशन थी रशियन एम्पायर में वो क्या थी। अगस्त 1914 में रशिया जो था वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर हुआ था विद सपोर्ट ऑफ सर्ब्स, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। इस वार के ज़रिए जो ज़ार था वो अपनी जो उसकी इम्पीरियल विशेस थी उनको फुलफ़िल करना चाहता था। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल और स्टेट्स ऑफ डार्डेनल्स को भी इसके साथ एनेक्स यानी अटैच करना चाहा, लेकिन उनकी यानी उसकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वार में वो रशिया के लिए डिज़ास्टर साबित हुई। ज़ार की जो स्टेट थी वो इस काबिल नहीं थी अभी कि वो मॉडर्न आर्मी से फ़ाइट कर सके। एट दैट टाइम रशिया वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ जर्मनी। इसी वजह से रशिया ने वार के दौरान काफ़ी कैजुअलिटीज़ फेस की। 6 लाख जो सोल्जर्स थे वो इस यानी फरवरी 1917 तक शहीद हो चुके थे। इसी के साथ रॉयल फैमिली के जो आपस के ख़राब रिलेशंस थे उन्होंने इसको और ख़राब कर दिया और इसे वर्थ बना दिया। निकोलस II जो था वो टोटली अपने वाइफ के कंट्रोल में था और उसकी जो वाइफ एलेक्जेंड्रा थी वो एक आदमी रेस्पुटिन के अंडर थी, यानी उसके कंट्रोल में थी। तो समहाउ जो गवर्नमेंट थी यानी जो सरकार थी वो रेस्पुटिन ही चला रहा था। 1915 में ज़ार जो था वो पैलेस छोड़कर रशियन आर्मी को कमांड करने के लिए जंग में चला गया और उसके पीछे उसकी जो वाइफ एलेक्जेंड्रा ने स्टेट को संभालना स्टार्ट किया। बट एलेक्जेंड्रा वाज अनपॉपुलर क्वीन, तो उसने क्या किया कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स को ज़ार की एब्सेंट में फायर करना स्टार्ट कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन में रेस्पुटिन और क्वीन के अफेयर्स की जो बातें थी वो पूरे रशिया में फैलने लगी। क्वीन बिकेम वेरी अनकॉमन। अब ये जो रेस्पुटिन था ये किस्म का क्वीन का एडवाइज़र भी था।
आवाम बहुत ज़्यादा तंग थी। तो क्या हुआ कि रेस्पुटिन वाज मर्डर्ड इन दिसंबर 1916। लेकिन इसके बाद मोस्टली जो रशियंस थे उनका जो बिलीव था लीडरशिप ऑफ ज़ार पे वो ख़त्म हो गया। करप्शन बहुत ज़्यादा आम हो गई थी। ये करप्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो गया था। ब्रेड जो था यानी फूड बहुत ज़्यादा रेयर था। रशियन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की, काफ़ी रिवर्सेस फ़ेस किए। जो सोल्जर्स की कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी और जो गवर्नमेंट थी वो सोल्जर्स की कंडीशन पे कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। यानी तमाम जो सूरत हाल थी वो रेवोल्यूशन की तरफ इशारा कर रही थी। लेनिन ने एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन की 2 कंडीशंस बताई थी। पहली क्या है कि पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा अहम है और आपको रेडी रहना होगा अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए, यानी आपकी जान भी जा सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसे क्राइसिस की स्टेट में होना चाहिए ताकि उसे ओवरथ्रो करना पॉसिबल हो। 1917 में रशिया की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल मुआफिक थी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के लिए, यानी वो कंडीशन वो रिज़ल्ट था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का। अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को हम ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। वर्किंग क्लास वुमेन जो थी वो स्ट्राइक पे थी ब्रेड के लिए, तभी सोल्जर्स और बाकी सारे लोगों ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। इस तरह जो रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हुई थी 8 मार्च 1917 को और जल्द ही जो कैपिटल सिटीज़ थी लाइक पीटर्सबर्ग और मॉस्को को रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने उस पे इन दोनों कैपिटल सिटीज़ पे कब्ज़ा कर लिया था। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये तो मार्च में स्टार्ट हुई थी, यानी 8 मार्च को ये स्टार्ट हुई थी, तो फिर इसे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? तो इसे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि 1918 में रशिया जो था उसने जूलियन कैलेंडर को यूज़ करता था, यानी उस टाइम पे जो रशिया था वो जूलियन कैलेंडर को यूज़ करता था और उस हिसाब से जो रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हुई थी 23 फरवरी को। 12 मार्च को प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी डूमा के ज़रिए एंड वेरी सून ज़ार निकोलस एब्डिकेटेड। इसी तरह रोमन डायनेस्टिक रूल और रशियन एम्पायर की एंड होती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की ने इस्टेब्लिश की थी लिबरल प्रोग्राम ऑफ राइट्स। इसमें उसने बात की थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट्स ऑफ यूनियन टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्राइक। उसके बाद उसने उसने मिनिस्टर ऑफ वार बनकर रशियन वार को भी कंटिन्यू किया था। रशियन की जो इन्वॉल्वमेंट थी वार में वो काफ़ी अनपॉपुलर थी लोगों के दरमियान और जो रशियन थे दूसरी साइड पे उनको फूड प्रॉब्लम्स जो थी वो डे बाय डे वर्स्ट बनी जा रही थी। अनरेस्ट काफ़ी बढ़ गई थी। जो पीजेंट्स थे उन्होंने फार्म्स को लूटना स्टार्ट कर दिया और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो भी काफ़ी अनपॉपुलर थी लोगों के दरमियान। इसी वजह से रशिया ने एक और रेवोल्यूशन को फेस किया था अक्टूबर में, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहलाती है। अब हम बात करेंगे बोल्शेविक रेवोल्यूशन की। बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने बेसिकली जो लोग थे उस टाइम पे उनकी 4 डिमांड्स थी। सबसे पहली पीस, दूसरा लैंड टू द टिलर, उसके बाद इंडस्ट्री कंट्रोल, चौथे जो थे इक्वल स्टेट्स फॉर नॉन रशियन नेशनैलिटीज़। लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने इनकी किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया और लोगों की सपोर्ट को खो दिया। अब व्लादिमीर लेनिन जो थे वो फेब्रुअरी मार्च के रेवोल्यूशन के दौरान एग्जाइल थे, लेकिन अप्रैल में वो फिर दोबारा रशिया में वापस आए और बोल्शेविक की लीडरशिप को संभाला। उसके बाद उन्होंने जो पॉलिसीज़ सामने रखी वो एक तो थी कि वार एंडिंग, दूसरा ट्रांसफरिंग ऑफ लैंड्स टू पीजेंट्स। यहाँ पे उन्होंने एक स्लोगन दिया था ऑल पावर्स टू द सोवियत। अब ये जो बोल्शेविक थे ये लेनिन की लीडरशिप के अंडर अंडर इन्होंने बात की थी सेल्फ डिटर्मिनेशन की एंड राइट्स फॉर ऑल। 7 नवंबर 1917 में केरेंस्की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई थी जब एक सेलर्स के ग्रुप ने विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया था। बोल्शेविक और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया था। उस दिन बोल्शेविक्स की तमाम रशियन कांग्रेस मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें उन्होंने फुल पॉलिटिकल पावर को अस्यूम किया था
और एक नई गवर्नमेंट का की बुनियाद रखी थी जिसके हेड थे लेनिन। ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन थी ये टोटली पीसफुल थी। सिर्फ 2 लोग, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 लोग मरे थे। इसके बाद क्या होता है कि सिविल वार स्टार्ट हो जाती है अगेंस्ट सोवियत स्टेट। ये जो सोवियत स्टेट बनती है इसके अगेंस्ट ज़ार की जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने सिविल वार स्टार्ट कर दी थी। और फॉरेन पावर्स लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और यूएस ने इनका साथ दिया था। ये जो वार थी ये 1920 तक जारी रही थी। जो ज़ार आर्मी थी उसे वाइट आर्मी कहा जाता है और जो सोवियत ट्रूप्स थे उन्हें रेड आर्मी कहा जाता है। फाइनली जो रेड आर्मी थी वो ये वार जीत लेती है। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की। रेवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस कौन थे? सबसे पहले ऑटोक्रेसी का खात्मा हो जाता है। ऑटोक्रेसी और चर्च की जो पावर थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ज़ार एम्पायर जो थी उसका बिल्कुल एंड हो जाता है और एक न्यू स्टेट बनती है जिसे यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो अबॉलिश्ड हो जाती हैं और इकोनॉमिक प्लानिंग वाज स्टार्टेड बाय स्टेट, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को अब से स्टेट स्टार्ट करेगी। तो ये थी रशियन रेवोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी।